नमस्कार, मैं ऋषि कुमार आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पॉलिटी यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ कराने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इसे अंत तक देखिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की मंत्रिपरिषद के संबंध में सही नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं, देखिएगा, इसे थोड़ा लंबा ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते लोकसभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द लोकसभा। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। भारत की मंत्रिपरिषद के संबंध में ये जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है। और पूरा मुद्दा क्या है कि जो मिनिस्टर एक्ट था, मंत्री अधिनियम 1952 था, उसके तहत वेतन और भत्ते भारत के केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। जो मंत्री अधिनियम 1952 है वो केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। और अधिनियम के अनुसार, एक्ट के अनुसार वेतन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से इसके ऑप्शंस को देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। संसद समय समय पर वेतन को क्या करता है, निर्धारित कर सकता है। इस एक्ट में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट का मतलब होता है, कैबिनेट मीन्स ऑप्शंस है सरकार में सभी मंत्री, कैबिनेट रैंक वाले मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उनके सचिव, या फिर राज्य मंत्री। सही उत्तर होगा मिनिस्टर्स विथ कैबिनेट रैंक। कैबिनेट रैंक वाले मंत्री, कैबिनेट का मतलब होता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है वो भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है। और मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? जो कैबिनेट मंत्री के रैंक के मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री, यही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा है, थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्री समूह के बारे में सत्य है? ट्रू रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बताना है इस ऑप्शन से। ऑप्शन है क्या? पहला ऑप्शन है मंत्रियों के समूह का गठन केवल मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है संबंधित मंत्रालयों के प्रमुखों को संबंधित मंत्रियों के समूह में शामिल किया जाता है। बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग कौन सा सही है, ये बताना है इन दोनों ऑप्शन से। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन केवल सही है। संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख को संबंधित मंत्रियों के समूह में शामिल किया जाता है। मिनिस्टर्स हेडिंग द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज आर इंडक्टेड इनटू द रेलिवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। थोड़ा इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को। जो कैबिनेट समितियां होती है उनके अलावा विभिन्न मुद्दे या फिर विषयों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के कई समूह गठित किए जाते हैं और इनमें से ही कुछ को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, जबकि अन्य मंत्रिमंडल को सिफारिशें देने का केवल अधिकार होता है। कुछ अलग अलग बॉडीज होती हैं, निकाय होती हैं, जो कि विकासशील मुद्दे, डेवलपिंग इशूज़ के ऊपर और महत्वपूर्ण समस्याओं के क्षेत्रों पर कैबिनेट को सिफारिशें देते हैं। और संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख यानी कि मिनिस्टर्स को संबंधित में इसमें शामिल किया जाता है, इंडक्ट किया जाता है। और जब सलाह को रोक दिया जाता है तो उसे फिर भंग कर दिया जाता है, डिसेबेंड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शंस में देखकर बताना है कौन सा सही है। ऑप्शंस है इसके, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्य होता है। तीसरा ऑप्शन,
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद सलाह बाध्य होगी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त कथन में कोई भी सही नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी लेवल से लेकर एनटीपीसी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसे देखिएगा और इसको समझिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद सलाह बाध्य होगी। सी ऑप्शन सही होगा। प्रेसिडेंट में आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर देयर एडवाइस बट आफ्टर रिकंसिडरेशन विल बी बाउंड बाय द एडवाइस। और ये आर्टिकल 74 है क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जिन प्रावधान को रेखांकित करता है वो कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए एक परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उनकी फंक्शंस की सलाह देगी और ऐसी सलाह के अनुसार वो कार्य करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया। और 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने आमतौर पर ये अन्यथा ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया। मतलब इसका ये कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के पुनर्विचार के लिए एक बार एक बिल वापस कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार सलाह बाध्यकारी होगी, वो बाउंड होंगे। वो एक बार बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन करने के लिए, लेकिन दोबारा से जो रिकंसिडर्ड एडवाइस होगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिपरिषद के संबंध में सही है? विच अमंग द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज करेक्ट? ऑप्शंस है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगी, या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी। सारे कथन यहाँ पर सही है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी सही है। और ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है और राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से ये जिम्मेदार होती है। मतलब राष्ट्रपति को ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से डैश के लिए जवाबदेही होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। सही उत्तर होगा यहाँ पर लोकसभा, पीपुल्स हाउस या फिर लोकसभा। और इसको ही लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 75 में 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक मंत्री के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का वोट हो जाए तो पूरे काउंसिल को रिजाइन करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मंत्री अपने विभागों के लिए जिम्मेदार होंगे और उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय से हटाया भी जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से 75(2) आर्टिकल 75(2) में ये लिखा गया है और ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? फिर से यहाँ पे बताना है कौन सा ट्रू है। ऑप्शंस है उप मंत्री यानी कि डिप्टी मिनिस्टर्स कैबिनेट के सदस्य होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ओनली 2। जो अनुच्छेद 164 है ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित होता है। डिप्टी मिनिस्टर्स के बारे में जानते हैं थोड़ा। इनको विभागों का कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। वे कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
बस यही हैं वो। और कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं ये। और कैबिनेट की जितनी भी बैठकें होती हैं उसमें भी ये शामिल नहीं होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स लोग। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन और भत्ते से संबंधित है। इस तरीके से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? इन विच ईयर बाय द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शंस है 1952, 1953, 1948 या फिर 1950। सही उत्तर होगा 1952 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद 1952 में बनाया गया था और संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। और राज्यों में क्या होता है, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव का पद की सृजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप का आधार क्या है? व्हाट इज द बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शंस है कार्यपालिका की संसदीय जवाबदेही, लिखित संविधान और संसदीय सम्मेलनों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। तीसरा ऑप्शन है सेपरेशंस ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण। और लास्ट ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। सही उत्तर होगा इसका बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ए ऑप्शन, कार्यपालिका संसद की जवाबदेही होती है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। संसदीय सरकार राजनीति की एक प्रणाली होती है जहां सरकार संसद से और संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए कार्यकारी शाखा विधायिका यानी कि संसद से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है और उस विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होती है। और यह जवाबदेही सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत में निहित होता है। होता क्या है सामूहिक जिम्मेदारी? ये इससे संबंधित है कि यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है और इस प्रकार से पूरी सरकार इस्तीफा दे देती है। परिणाम ये होगा कि एक नई सरकार बनेगी या संसद भंग होगा और एक आम चुनाव लाया जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल? ऑप्शंस हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। सही उत्तर होगा संबंधित राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान द्वारा निहित होती है और वही अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्टेट लेवल पर। इस तरीके से आज का ये पॉलिटी का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले पॉलिटी के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों के पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।